जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमृत एकेडमी पे। हम लोग अपना सीटेट पेपर 2 का प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज हम लोग उसी सीरीज़ में जो अपनी मैथ की 20 डेज सीरीज़ हमने स्टार्ट करी है उसका डे नंबर 2 है। ठीक है ना। आज अपना कितना कौन सा दिन है सेकंड डे है। पहले दिन में हम लोगों ने जो 7 जुलाई को पेपर हुआ था मैथ का उसका डिस्कशन किया था। आज अपने 20 डेज की सीरीज़ के डे नंबर 2 में हम लोग डिस्कशन करेंगे 2023 का। ठीक है ना। 2023 का एक पेपर सेट है उसको हम लोग डिस्कशन करेंगे। बिल्कुल बेसिक से लेकर के एडवांस तक के आपको कॉन्सेप्ट भी सिखाऊंगा, साथ में सारे क्वेश्चन में आप लोगों को डिस्कशन करूंगा। लगभग 20 क्वेश्चन होंगे जो न्यूमेरिकल वाले आते हैं। ठीक है ना। तो जो लोग चैनल पे नए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको काफ़ी बेनिफिट्स होने वाला है इस चैनल से। ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आपकी क्लास को मैं आगे की तरफ बढ़ाते हैं। ठीक है ना। आ जाइए अपने पहले क्वेश्चन का स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो मैंने बता दिया ये पेपर सेट जो है आपका कौन सा है, 2023 का एक पेपर सेट है। ठीक है ना। तो आपके एग्जाम्स के सारे आए हुए क्वेश्चंस है यहाँ पे। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे दे रखा है उसको हम लोग ध्यान से देखते हैं। ठीक है ना। इंग्लिश वाले बच्चे ऊपर पढ़ लीजिएगा, नीचे मैं हिंदी में आपको समझा देता हूँ डिटेल में। ठीक है। यहाँ कह रहा है किसी आयत का क्षेत्रफल जिसकी भुजाएं 156 सेंटीमीटर और ठीक है और 56 सेंटीमीटर है। ठीक है ना। भुजा दे रखा, कोई आयत है जिसकी भुजा दे रखा है 156 एंड मान लो ये लेंथ हो गई और ये विड्थ की बात कर रहा है, ऐसे है। ठीक है ना। एक वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है, तो वृत्त की परिधि आपसे पूछना चाह रहा है। ठीक है। तो मैं इंग्लिश वाला थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ ताकि स्पेस मिल जाए हमें सॉल्व करने का। ठीक है ना। देखिए आपको सिंपल सा क्या कॉन्सेप्ट लगाना है। मान लो ये आपके सामने रेक्टेंगल है। ठीक है ना। इसमें एक लेंथ हो गई, ये विड्थ हो गई। इसमें आपको जो उसने लेंथ दे रखा है वो कितना दे रखा है, सपोज दैट आपको लेंथ जो दे रखा है उसने यहाँ पे 176 मान लेते हैं, 176 ये लेंथ है। विड्थ आपको दे रखा है 56। ठीक है ना। ये दे रखा है आपको। तो और ये कह रहा है एक वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। तो बताओ आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। आप कहोगे सर लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, इसका मतलब 176 इंटू 56, ये आ गया आपके आयत का क्षेत्रफल। ये किसके बराबर बता रहा है, एक सर्कल के, एक वृत्त के क्षेत्रफल के, जिसकी त्रिज्या मान लो r है। ठीक है ना। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, आप कहोगे कि सर पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है ना। तो जब उसने कहा ये बराबर है, इसका मतलब पाई आर स्क्वायर जो है ये बराबर हो जाएगा किसके, 176 इंटू 56 के, इसके बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी पाई की वैल्यू दे रखा है। ठीक है। मैं पेन को थोड़ा सा पतला कर लेता हूं ताकि ज़्यादा स्पेस ना लिए। ठीक है। हाँ ठीक है, आई थिंक अब सही है। ठीक है। देखिए पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितने के हो जाएगा, 176। ठीक है ना। ये पेन क्यों नहीं चल रहा है, हाँ एक सेकंड, हाँ ठीक है। हाँ यहाँ पे आ जाइए। तो देखिए 176 इंटू 56 हो जाएगा, ये पाई आर स्क्वायर की वैल्यू है। अब पाई की वैल्यू उसने दे रखा है आपको ऑलरेडी कितना, 22/7। तो मैं यहाँ पे आर की वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूँ। ठीक है ना। तो यहाँ पे जब हम वैल्यू रखेंगे 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 176 इंटू 56। ठीक है ना। यहाँ तक समझ गए। अब इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ। देखिए सिंप्लीफाई जब मैं करूँगा इसको तो कितना आएगा, इसको कट कीजिए। एक बार फिर पेन सेलेक्ट करना पड़ेगा मुझे। हाँ इसको भी पतला कर लिया। हाँ अब देखिए जरा यहाँ पे देखिए 22 और 176 कट जाएंगे। कैसे मैंने पकड़ा कट जाएंगे, क्योंकि देखिए 6 और 1 ये 7, ये 11 के डिविजिबिलिटी रूल की क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है। ये भी 11 से कटेगा और ये भी 11 से, तो 11 दूनी 22 होता है। इसको 11 से कट किया, 11 एकम 11, यहाँ 6/11 छके 66, ये 6 आ गया, 16 बार में कट गया आपका। ठीक है ना यहाँ पे। अच्छा तो अब यहाँ पे आगे जरा थोड़ा सा देखिए। अब जरा 2 से फिर मैंने काटा तो 8 बार में ये कट गया। ठीक है ना। नीचे आपका कितना बचा हुआ है, 7 बचा हुआ है, यहाँ 8 गुणा 56 बचा हुआ है। तो आर स्क्वायर अगर आप निकालना चाहोगे तो थोड़ा सा मैं ऊपर खिसकाता हूँ इसको। जब आर स्क्वायर आप निकालोगे तो इधर आ जाएगा 56 इंटू 8 बचा था, ये 7 नीचे से जाके यहाँ और मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब फर्दर जब आप कैलकुलेट करोगे तो देखिए 56 इंटू 8 7 56, ये भी आ गया। तो अब ये आ गया आर स्क्वायर की वैल्यू। तो जब आप आर निकालोगे तो देखिए एक पेयर मिल चुका है, तो 56 इंटू 56 का एक साथ जब रूट निकालोगे तो 56 आ जाएगा। ठीक है ना। तो हमारे पास आर निकल करके आ गया कितना, 56। ये आपका आर कैलकुलेट हो गया। अब आपसे उसने क्या पूछा हुआ है, उसने आपसे क्वेश्चन में पूछ रखा है, एक मिनट में दिखा देता हूं।
तो कह रहा है कि इसकी वृत्त की परिधि आपको बताना है, मतलब 2 पाई आर आपको कैलकुलेट करवा रहा है, ठीक है ना। तो 2 पाई आर निकाल दीजिए 2 पाई आर ये होता है वृत्त की परिधि, ठीक है ना। तो ये जो परिधि होती है 2 पाई आर होती है, इसको कैलकुलेट कीजिए। 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 हो जाएगा। आर निकाला है आपने कितना 56, ठीक है ना। तो यहाँ पे कैलकुलेट कर दीजिए। अब काटिए, 7 से इसको काट दिया 8 बार में, ठीक है ना। तो अब इसको जरा कैलकुलेट कीजिए, 22 इंटू 2 तो 44 आ गया। 44 में 8 का गुणा कर दीजिए। 44 इंटू 8, 8 चौक 32, 2 लास्ट में 2 आना चाहिए, एक ही ऑप्शन में लास्ट में 2 दिख रहा है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। कितना 352 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। 352। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा, यहां तक किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। चलो अब हम बढ़ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए आपको दे रखा है किससे, क्यूबॉइड से। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। यहां आपसे कह रहा है कि विमाओं 40 और 36 और x सेंटीमीटर वाले एक ठोस घनाभ मतलब क्यूबॉइड की बात कर रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए क्यूबॉइड लिखा हुआ है। क्यूबॉइड के पृष्ठ को 20 रुपए प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 20 रुपए में 100 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पेंट हो रहा है कि दर से पेंट करने की लागत कितना दे रखा है, 1032 रुपया दे रखा है, ठीक है ना। तो x का मान आपसे पूछ रखा है कितना होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए आ जाते हैं इसके सॉल्यूशन को, हम देखते हैं कैसे करा जाएगा इसको सॉल्व। ये रहा आपका क्वेश्चन, इंग्लिश वाला मैंने ऊपर कर दिया है। क्यूबॉइड देखिए इस तरीके से होता है आपका, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक शेप बना देता हूँ क्यूबॉइड का। ये रहा आपका क्यूबॉइड यहाँ से, ठीक है ना। क्यूबॉइड में क्या क्या चीजें होती है, एक तो लेंथ होता है, विड्थ होता है और हाइट होता है, ठीक है ना। इसने क्या क्या दे रखा है, लेंथ आपको दे रखा है सपोज 40 दे रखा है, और उसके बाद विड्थ दे रखा है 36, हाइट मानना हुआ है x, ठीक है ना। ये दे रखा है। तो आपसे अच्छा यहाँ से एक चीज ये बताओ, 20 रुपए के हिसाब से 20 रुपया लग रहा है 100 सेंटीमीटर की एरिया को पेंट करने के लिए। तो 1 सेंटीमीटर की एरिया पेंट करने के लिए कितना रुपया लगेगा, 100 से भाग दे देंगे तो 20/100 जो हो जाएगा ये आपका आ जाएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का रेट आ जाएगा। इसको काटोगे 20/2500 तो मतलब 1/5 रुपया लगेगा, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है, 1 सेंटीमीटर के रेट कितना हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर का, आप कहोगे कि सर 1/5 रुपया हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से रेट कैलकुलेट क्यों यहाँ पे करना जरूरी था, क्योंकि ये 100 सेंटीमीटर का रेट दे रखा है 20 रुपया, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का नहीं दे रखा है, ठीक है। अच्छा, तो आप लोगों को पता होगा कि किसी भी क्यूबॉइडिकल बॉक्स को अगर हमें पेंट करना होता है तो उसके टोटल क्षेत्रफल हमें निकालना पड़ता है। तो किसी भी घनाभ का टोटल जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसका फार्मूला क्या होता है, आप लोगों को मैंने सिखा रखा है 3D चैप्टर में, ठीक है ना। वो होता है ब्रैकेट में 2LB + BH + HL, ठीक है ना। ये आपका फार्मूला होता है। फार्मूला याद है ना सबको, 2LB + BH + HL, इतना आ गया। ये हमारे पास टोटल एरिया निकल गई, टोटल सेंटीमीटर स्क्वायर में एरिया आ जाएगी। अब देखो यहाँ पे मैं वैल्यू रख देता हूँ, 2L का वैल्यू रखेंगे कितना 40 इंटू कितना हो जाएगा 36, ठीक है, प्लस B इंटू H तो 36x आ जाएगा, प्लस H इंटू L तो H आपका दे रखा है x और L दे रखा है 40, तो इसको सीधा 40L लिख देता हूं मैं, ठीक है। यहां तक लिख दिया। तो ये आपका आ गया क्षेत्रफल, आ गया इस पूरे इसको पेंट करने का पूरा एरिया निकल करके आ गया। अब मैं अगर एरिया में रेट से मल्टीप्लाई कर दूं तो टोटल पैसा पता चल जाएगा कि कितना पैसा खर्चा आएगा, है ना। तो रेट कितना है, अभी आपके सामने मैंने रेट कैलकुलेट किया है कितना 1/5 रुपया, तो इसको मैं 1/5 से अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये टोटल पैसा निकल के आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन वाले ने टोटल पैसे का रेट ऑलरेडी दे रखा है, आपको कितना दे रखा है टोटल पैसा, उसने दे रखा है कितना 1032 रुपया। तो ये 1032 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि इधर भी पैसा आ गया और इधर भी पैसे, तो पैसे को पैसे से हमने बराबर कर लिया, ठीक है। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम फर्दर आगे अगर सॉल्व करने की कोशिश करें यहाँ पे, तो देखिए क्या कर सकते हैं। ये देखिए 2 इधर मल्टीप्लाई में है, इसको काट सकता है, तो इसको काटिए 2 से, 2 तो 2 × 5 = 10 और 2 × 1 = 2, ठीक है ना। 12 2 × 6 = 12 तो 516 ये आ गया। ये 5 को जरा देखिए नीचे डिनोमिनेटर में है, इधर ले जाकर के गुणा में कर दीजिए। तो आपके सामने इसको जरा मल्टीप्लाई करना चाहो तो कर लीजिए, कितना आएगा 40 × 36 कितना होता है आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। चलो यहाँ मैं कर देता हूँ 40 × 36 तो ये हो गया। जरा ध्यान से यहाँ पे अगर हम देखें तो 36x
ये L क्यों लिखा है मैंने, यहाँ पे X होगा। 36x प्लस 40x कितना हो जाता है, 40, 30, 70 और 6 76, तो ये 76 तो x बन गया आपका, ठीक है ना, इतना आ गया। ये 5 को मैंने इधर मल्टीप्लाई करने के लिए भेज दिया, तो 516 गुणा 5 ये आ जाएगा आपका। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, वेरी नाइस। अब हम क्या करेंगे, हमें चाहिए x की वैल्यू, क्या चाहिए हमें, x की वैल्यू अगर हमें चाहिए तो 76x को यहां बचा के रखो, इसको मल्टीप्लाई करके इधर भेज दो। जब आप 40 को 36 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका आ जाता है कितना, 1440 आ जाएगा। कैसे, यहाँ पे कर सकते हो आप मल्टीप्लाई, देखो 36 इंटू 40, ठीक है ना, तो जीरो तो भूल जाओ, 4 से केवल मल्टीप्लाई करो, 4 6 24, 4 कैली लगा 2, 4 3 12 2 14, ये आगे एक जीरो लास्ट में लगा दिया तो 1440 आ गया। तो 76x बराबर आ जाएगा, अब 5 से इसको मल्टीप्लाई करो जरा, 5 6 30 के जीरो कैरी लगा 3, 5 एकम 5 3 8, 5 5 25, तो ये 25 80 आ जाएगा। ये 36 इंटू 40 को 1440 आया जो है उसको भेज देते हैं राइट में, माइनस कर देते हैं, तो माइनस 1440 ही आ जाएगा, ठीक है ना यहाँ तक। तो आपके पास आ गया 76x की वैल्यू कितनी आ गई, 1440। अब हम क्या करेंगे, x अगर हमें निकालना है तो इसको सब्ट्रैक्ट करो, 25 80 में से 14 40 जब आप घटाओगे तो आपके सामने कितना आ जाएगा, 25 80 सही है ना, 5 25 25 इतना ही तो आना चाहिए कैलकुलेशन पे। हाँ, तो इसको जरा सब्ट्रैक्ट करो, तो 0 में से 0 गया 0, 8 में से 4 गया 4, 5 में से 4 गया 1, 2 में से 1 गया 1, 1440, ठीक, ये 1440 आया था ना, 1114 आएगा ये। यहाँ पे जरा कैलकुलेट करो, 4 6 24, 4 2 4 3 12 2 14, ठीक है, 1440 तो ये भी आया। अब हमें करना था 516 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 6 30 जीरो कैरी लगा 3, 5 एकम 5 3 8, 5 5 25, ठीक है, 25 80 में से 14 40 जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1140 आ जाएगा, ठीक है, 1140 आ गया। अब ये आया है 76x की वैल्यू, हमें चाहिए क्या, x चाहिए, तो x से 76 से इसको डिवाइड मार दो, तो x बराबर आपका आ जाएगा 1140 डिवाइडेड बाई 76, ठीक है ना। अब जब इसको कट करोगे तो ये 15 बार में कट जाएगा आपका, ठीक है, कितनी बार में, 15 बार में, तो ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। x की वैल्यू जो निकल के आ जाएगी कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगी आपकी। आई होप आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थोड़ा सा इसमें आपको थ्योरी जैसा कुछ समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि ये थ्योरी बेस्ड है। मैं पेन को यहाँ पे मोटा ही कर लेता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि आपको हो सकता है कि कम चीज़ें अच्छे से ना दिख रहा हो। हाँ ठीक है, देखो यहाँ पे कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, कह रहा है पी क्यू आर एस एक चतुर्भुज है, ठीक है, एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें पी क्यू को पी एस के बराबर दे रखा है और आर क्यू को आर एस के बराबर दे रखा है। कह रहा है इस चतुर्भुज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ये 4 कथन आपके सामने दे रखा है, तो चलो देखते हैं कौन सा कथन सत्य होगा। पहले हम फिगर बनाते हैं। दो हमने बना दिया आपके लिए एक क्वाड्रिलेटरल, ये रहा, ठीक है ना, ये क्वाड्रिलेटरल बन गया, जिसका कि नाम मैं आप लोगों के, एक सेकंड, एक कॉल बज रही है, कोई नहीं, सॉरी, ठीक है ना। देखो नाम क्या दे रखा है, पी, ये हो गया आपका पी, ठीक है ना, इसका दे देते हैं क्यू आर एस, ठीक है ना, पी क्यू और पी, सुनो मैं एक डिजाइन में इसको एक कंटिन्यूअस रखना चाह रहा हूं, तो पी क्यू आर एस, ठीक है ना, तो पी क्यू यहाँ पे हो गया आपका और पी एस इधर है, ठीक है। अच्छा, पी क्यू और आर एस, ठीक, एक सेकंड, मैं इसका नाम थोड़ा सा चेंज करना चाहता हूँ। चेंज क्यों कर रहा हूँ ना, ताकि आप लोगों को देखने में जो मैं कॉन्सेप्ट सिखाना चाह रहा हूँ वो आपको साफ साफ दिखे, ठीक है ना। अगर मैं मान लो यहाँ पे ले लेता हूँ पी, ये आ जाता है आपका क्यू, ये हो जाता है आर, ये होता है एस, तो ठीक है, पी क्यू और पी एस, ठीक है, अब सही है, ठीक है। देखो इसने कहा है पी क्यू बराबर है पी एस के, तो पी क्यू ये रहा बराबर है पी एस के, ये दोनों आपस में साइड बराबर हो गई, ठीक है। अब मैं इस वाली पेन से इसको बना देता हूँ, क्यू आर क्यू बराबर है आर एस के, तो ये वाली दोनों साइड आपस में बराबर हो गई, ठीक है ना। तो देखिए ये क्या कहना चाह रहा है, इसके डायगोनल से बातें करना चाह रहा है कि इनके जो डायगोनल होंगे वो उनके बीच में क्या संबंध होगा। तो देखो मैं आप लोगों को बताऊं, ये एक काइट शेप है,
एक पतंग का शेप है। पतंग के शेप में क्या होता है, दो एडजेसेंट भुजाएं आपस में बराबर होती है और नीचे की दो एडजेसेंट आपस में बराबर होती है। जैसे यहां दे रखा है, ये दोनों आपस में बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर है, ठीक है ना। तो ये एक काइट का रूप हो गया। और काइट का ये कॉन्सेप्ट होता है आपका क्या, कि काइट के केस में क्या होता है ना, कि जो डायगोनल होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं। मतलब कि यहाँ पे जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री का बनता है, ये काइट के शेप में, ठीक है। तो ये काइट के पैटर्न को ही फॉलो करवा रहे हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन कह रहे हैं कि इसके जो डायगोनल विकर्ण होंगे वो बराबर होंगे। नहीं जी, बराबर नहीं होते हैं, ये कट गया। कह रहे हैं इसके विकर्ण परस्पर लंब होते हैं, बिल्कुल, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये एक काइट का शेप है। काइट आप लोगों ने देखा होगा, आगे के दोनों साइड और ये नीचे के दोनों साइड आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब हम लोग बढ़ चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 44 है, ध्यान से इसको पढ़िए क्या कहना चाह रहा है, उसके बाद हम सॉल्व करते हैं। कह रहा है ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें, अच्छा चलो मैं एक चतुर्भुज आप लोगों के लिए बना देता हूं, ABCD, ठीक है ना। ये रहा ABCD, ठीक है ना। आगे क्या कहना चाह रहा है इसको देख लेते हैं, ठीक है। पेन चल जा भैया। हाँ, आगे कह रहा है आप लोगों से इसमें कि जिसमें एंगल दे रखा है आपको, अरे पेन क्यों नहीं चल रहे हो, ठीक है। कह रहे हैं जिसमें एंगल ADB 25 डिग्री है, ठीक है ना। ADB कहाँ है, देखिए ADB, मतलब यहां से इसको मिलाया हुआ है। तो ये आपको बोल रहा है 25 डिग्री है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 25 डिग्री ये हो गया। तो आपसे पूछ रहा है कि टू एंगल BAD, ट्वाइस ऑफ एंगल BAD कहाँ है, BAD ये है ना, इसका ट्वाइस माइनस एंगल ABC, एंगल ABC है, सही है ना। डायग्राम तो सही होना चाहिए। चलो मैं इसको फिगर थोड़ा और अच्छे से बना देता हूं ताकि आप लोगों को देखने में दिक्कत ना हो, ठीक है ना। फिगर को मैं उलट के बना देता हूं, ठीक है। ये डायग्राम को अगर मैं इस तरीके से बना दूं तो आपको देखने में थोड़ा और सूटेबल लगेगा। ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ठीक है ना, C और ये D, ठीक है। अब देखते हैं क्या कहना चाह रहा था। ये कह रहा है ADB 25 है, ADB इसको मिला दो, इस वाली रेखा को यहां से मिला दो, ठीक है ना। तो अब इसने बोला है ये वाला कोण 25 डिग्री है, ये 25 डिग्री है, ठीक है। अब आपसे क्या जानना चाह रहा है उसके बारे में हम देख लेते हैं। तब कह रहा है आपसे कि ट्वाइस ऑफ एंगल BAD माइनस एंगल ABC का मान दिखा दो। तो ट्वाइस ऑफ एंगल BAD ये वाला कोण और इसका डबल माइनस करना है एंगल ABC ये पूरा कोण, ठीक है ना। ये आपसे पूछना चाह रहा है, ठीक है। अच्छा, किसकी बात कर रहा है, समचतुर्भुज। तो देखिए समचतुर्भुज के कॉन्सेप्ट में आपको एक बात पता होनी चाहिए, समचतुर्भुज के जो डायगोनल होते हैं वो कोण को समद्विभाजित करते हैं। जैसे इसका मतलब ये वाला जो कोण 25 है तो ये भी आपका कितना होना चाहिए, 25 ही होना चाहिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये रोम्बस की कंडीशन है। रोम्बस जो होते हैं इनकी प्रॉपर्टी, सबसे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा फंडा सिखा दूं। रोम्बस एक ऐसा शेप होता है जिसमें क्या होता है कि इसकी चारों साइड पहले तो आपस में बराबर होती हैं और इनके अपोजिट जो एंगल होते हैं ये भी बराबर होते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। और इनके जो डायगोनल होते हैं इन कोणों को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। ये 25 का है तो ये भी कितने का हो गया, 25 का हो गया। यहां तक आप समझ गए, वेरी नाइस। अभी मैंने कहा कि इनके विपरीत कोण आपस में बराबर होते हैं, तो जरा बताओ जो पूरा कोण D है वही पूरा कोण B भी होना चाहिए। तो पूरा कोण D कितने के बराबर, 25 + 25 मतलब 50 के बराबर है। तो D भी आपका कितना आ गया, 50 डिग्री आ गया, ठीक है ना। तो ये ABC तो पता चल गया हमें, ABC इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 50 हो गई। अब हमें बस चाहिए कितना, BAD। तो चलो BAD को देख लेते कितना है। अच्छा, यहां तक मुझे ये बताओ, जब ये 25 है तो ये वाली रेखा जो है, ये वाली रेखा जो है BD इसको समद्विभाजित कर रही है, तो 50 का आधा इधर कितना, ये भी 25 ही हो जाएगा। तो अब अगर हम इस वाले त्रिभुज में बात करें, त्रिभुजों के कोणों के सम से अगर बात करो तो 25 + 25 इसको मिलाकर के 180 होना चाहिए। क्यों, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो 25 + 25 50 तो यही हो चुके हैं। 50 जब ये हो चुके हैं, 50 में और कितना जोड़े कि 180 आ जाए, तो आप कहोगे कि सर 130 जोड़ दो।
इसका मतलब इस वाले कोण की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 130 डिग्री होनी चाहिए। ठीक है यहाँ तक, तो यहाँ पे इसको रख देते हैं, तो ये 130 हो जाएगा, 130 का डबल करके माइनस कर दो 50, तो 130 को अगर आप डबल करोगे माइनस करोगे 50 डिग्री, तो 130 का डबल कितना होता है, 13 दूनी 26, 260 होता है, माइनस 50 कर दोगे जब, 260 में से 50 चला गया तो आपका जो कोण बचेगा 210 डिग्री बचेगा। ठीक है ना, तो ये आपका कहाँ दे रखा है, सी ऑप्शन पे दे रखा है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए रोम्बस की थोड़ी प्रॉपर्टी आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, और इसके क्या क्या प्रॉपर्टी हैं, सारी साइड्स आपस में बराबर होती है, विपरीत कोण भी बराबर होते हैं। ठीक है ना, तो ये कुछ प्रॉपर्टी मैंने जहाँ पे क्वाड्रिलेटरल के नाम से एक चैप्टर पढ़ा रखा है वहाँ पे आप जाकर के देखिएगा, उसमें सब कुछ मैंने सारी प्रॉपर्टी बता रखी है। स्क्वायर, आयत, रेक्टेंगल, आपका रोम्बस, पिरामिड, जो भी जितने भी आ रहे हैं शेप, सबको पढ़ा रखा है डिटेल में। तो उसमें लगभग 20 कॉन्सेप्ट क्लासेस हमने ली है, वहाँ पे आपके जा करके देख लीजिएगा, ताकि ये प्रैक्टिस सेट जो है आपके लिए काफ़ी सपोर्टिव लगे। चलो आगे बढ़ चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ये आ गया आपका उससे मीन मीडियन मोड वाले टॉपिक से। ठीक है, कह रहा है नीचे दिए गए आंकड़ों के बहुलक, माध्यिका और परिसर का माध्य निकालना है। व्हाट इज द मीन ऑफ द मोड, मीडियन एंड किसका, रेंज। ठीक है, ऑफ द डेटा गिवन बिलो। इस डेटा का मीन, मीडियन, मोड आपको निकाल करके उसका मीडियन निकालना है, माध्य निकालना है। ठीक है ना, मीन निकालना है। तो चलो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है कि इनको, इस पूरे डेटा को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेना होता है हमें। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम सबसे छोटे से शुरू करेंगे लिखना। सबसे छोटा इसमें हमें 7 दिख रहा है, आपको क्या दिख रहा है एक बार चेक करके बताओ, 7 ही है ना। रुको, मैंने एक जगह लिखा हुआ था ताकि जल्दी से लिख दूं, आपका टाइम ज़्यादा ना ले सकूं। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे आपका सबसे छोटा आ जाएगा 7, 7 के बाद आपको दे रखा है 8, 9, 10, 11 और उसके बाद 13 है। 11 जो है 2 बार है, सॉरी आप सारा डेटा चेक कीजिए, यहाँ पे 11 2 बार दे रखा है। ठीक है ना, 11 फिर 13, 13 के बाद आपका 14, 14 के बाद है 15, 15 के बाद मिल जाएगा 16, फिर 17, फिर 23, ये सबसे बड़ा दे रखा है। ठीक है ना, इतना आपको दे रखा है। यहाँ पे आप लोग मैच कर सकते हैं, ये सारा डेटा कितना है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ पे भी 12 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, अब इसमें क्या क्या पूछा है वो निकाल देते हैं। आंकड़ों का सबसे पहले बहुलक पूछा हुआ है, तो बताओ बहुलक क्या होता है, मॉड। बहुलक को हिंदी इंग्लिश में बोला जाता है मॉड। ठीक है ना, मॉड क्या होता है, जो डेटा सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है उसे उसका मॉड बोला जाता है। तो यहाँ पे देखोगे तो 11 2 बार आया, बाकी सारी चीजें एक एक बार आई है। ठीक है ना, तो मॉड जो हो जाएगा वो आपका 11 आ जाएगा, मॉड हो गया आपका। उसके बाद आपसे माध्यिका पूछ रखा है। ठीक है ना, तो मीडियन निकालने के लिए क्या करते हैं, जो पूरे डेटा के मध्य में होता है वही मीडियन होता है, अगर ये ऑड नंबर है। ठीक है ना, अगर ये टोटल विषम संख्या होती तो जो बीच वाला होता है वही मीडियन होता है, एक ही बीच में आता है। लेकिन जब पूरा डेटा सम में आ जाता है तो बीच में 2 चीजें मिलती है, दोनों का मध्य निकाल लेते हैं हम लोग। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे टोटल 12 डिजिट है, टोटल 12 डेटा है ना, तो 12 का जब माध्य निकालोगे तो 2 मध्य में आएंगे, कौन कौन, 5 इधर छोड़ दीजिए, 1 2 3 4 5, 5 तो इधर छोड़ दो, 5 राइट में छोड़ दो, तो बीच में 11 और 13 दोनों मिलेंगे। तो अब मीडियन कौन सा होगा, मतलब माध्यिका कौन सी आएगी बताइए। तो माध्यिका निकालने के लिए जो 2 बीच में पकड़े हो ना, इन्हीं का माध्य निकाल लो, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दो, तो 11 + 13 डिवाइडेड बाई 2, तो करोगे तो कितना आ जाएगा, 13 और 11 मिलकर के 24, 24 का आधा करोगे तो 12 आ जाएगा ये। ठीक है ना, तो माध्यिका पता चल गई कितना, 12, मोड पता चल गया 11। अब आपसे पूछा है अगला, क्या पूछा, और परिसर। परिसर का मतलब होता है रेंज। रेंज क्या होती है समझ लो बहुत अच्छे से, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि रेंज निकाल दो। रेंज होता है सबसे बड़े डेटा में से सबसे छोटे को माइनस कर देना। क्या बोला मैंने, सबसे बड़ा में से सबसे छोटा माइनस कर दो, वही रेंज आता है। तो सबसे बड़ा आपके पास 23 है, सबसे छोटा कितना है 7, तो 23 में से 7 माइनस करोगे आप तो रेंज निकलेगा, तो रेंज आ जाएगा 23 - 7। बताओ कितना होता है, तो 23 में से 3 चला गया तो 20, 4 चला गया तो 16, तो 16 आपका जो है रेंज निकल के आ गई। अब ये यही कह रहा है कि ये जो मोड निकला है, जो माध्यिका मीडियन निकली है और जो रेंज निकला है, तीनों का माध्य निकाल दो। तो माध्य क्या होता है,
किसी भी डेटा का माध्य निकालने के लिए, माध्य का मतलब मीन होता है, सारे डेटा को जोड़ करके उन डेटा के नंबर से डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पे टोटल कितने हैं, 1 2 3 डेटा है, तीनों को जोड़ के 3 से भाग दे दो तो वही मीडियन आ जाता है, सॉरी मीन आ जाता है, ठीक है ना। तो माध्य यानी कि मीन जो निकल के आएगा वो आपका आ जाएगा 11 + 12 + 16 डिवाइडेड बाई कितना, कितनी संख्या है, 1 2 3 है तो 3 से भाग दे दो, 4 होती तो 4 से भाग देते, ठीक है ना। इन सबको जोड़िए जरा, 11 12 23 हो गया, 23 में 16 जोड़िए जरा, 23 + 16 ये आ जाएगा 6 3 9 और 2 1 3 39 आ गया। तो 39 को डिवाइड करोगे जब आप 3 से तो कितना आ जाएगा, एक सेकंड, 3 से, तो 3 से जब डिवाइड करते हैं तो 13 3 39 होता है, 13 आ जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका आएगा वो आ जाएगा 13, जो कि ए ऑप्शन पे दे रखा है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें 2-3 चीजें एक साथ मर्ज करके आपसे निकलवाया है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो, ठीक है ना। देखिए ये बहुत ही ज़्यादा देखने में कैलकुलेटिव लग रहा है, लेकिन अगर आप लोग इसको ध्यान से करोगे तो बहुत आसान तरीके से कर पाओगे, ठीक है ना। तो चलो मैं इसको आप लोगों को सॉल्व करवाता हूँ, ध्यान से पढ़ो। यहाँ कह रहा है आपसे कि इफ़ x = दिस एंड y = दिस, ये दे रखा है, देन इतने 1/x + 1/y = किसके होगा वो आपसे पूछ रखा है, 4 ऑप्शन दे रखा है आपके सामने, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए हम वही काम करेंगे, यहाँ पे थोड़ा स्पेस लेते हैं, x की वैल्यू जो दे रखा है, फिर y की वैल्यू, सबसे पहले इन्हें हम रूट से बाहर निकालते हैं। तो देखो x बराबर आपको दे रखा है √, ये देखिए दोनों गुणा में है, दोनों पे रूट चढ़ा है, तो हम एक साथ रूट के अंदर लिख सकते हैं। इसको मैं लिख देता हूँ 198 इंटू, इसको लिख देता हूँ 55 × 0, ये बात मैं लिख सकता हूँ आसानी के साथ, ठीक है ना। अच्छा देखो इसका रूट मुझे निकालना है, तो देखो आपसे मैं ये नहीं करूंगा कि सबको मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट निकालने जाओ, नहीं, दिमाग थोड़ा सा लगाओ। ये 55 है, 55 में 11 होता है, ठीक है, बिल्कुल होता है। और ये देखिए 8 और 1 9, ये भी 11 का डिविजिबिलिटी वाला है, तो इसमें भी 11 प्रेजेंट है। तो इसको मैं 11 के मल्टीपल में अगर लिखूंगा तो 11 इंटू कितना आएगा, इसको भाग दो 11 से, कितनी बार जाएगा, देखो 11 1 में 11 और 11 8 88, यही तो जाएगा ना। तो ये 18 आ जाएगा। 198 को मैंने 11 इंटू 18 लिख दिया, इंटू अब और क्या लिखूंगा उसको, देखो 550 को मैं लिख दूंगा 11 इंटू आपका आ जाएगा 5 इंटू 10, ये लिख सकता हूं, बताओ। तो यही तो हो जाएगा 11 5 55 और 10 से गुणा करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, हाँ 550 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो मैंने ऐसा क्यों किया वो बताता हूं, ताकि आपको 11 और ये एक पेयर मिल गया, ठीक है ना। हाँ यहाँ एक पेयर मिल गया, तो देखो 11 का एक पेयर मिल गया, तो 11 तो बाहर निकल के आ गया रूट से, तो 11 एक बार बाहर मिल गया, तो अंदर क्या क्या बचा, 18 बचा आपका, अंदर आपका यही तो बचा, 18 तो बचेगा। अच्छा सुनो, इस एक काम इसमें और किया जा सकता है, 18 को मैं क्या लिख सकता हूं, 9 इंटू 2 लिख सकता हूं ना, ठीक है, इंटू 5 इंटू 10 ये बचा था। जरा ध्यान से देखो एक चीज और मिल गया, 5 इंटू 2 मिल करके 10 तो ये बन गया, ठीक है ना। 5 इंटू 2 को सीधा 10 और एक ये 10, तो एक पेयर 10 का भी मिल गया, तो फिर 10 को भी बाहर ले लेते हैं। अंदर बचेगा √9, और √9 का कितना आता है, 3 आता है, 9 भी तो परफेक्ट स्क्वायर है, 3 आ जाएगा। तो फाइनली जो आएगा ये 11 बाहर आ गया, इन दोनों की मदद से कितना मिल गया, 10 बाहर मिल गया हमें, इंटू 9 का रूट कितना आ गया, 3 आ गया। तो ठीक है, अब इनको हम कर लेते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहां से हमारा x निकल के आ जाएगा, तो बताओ x कितना आ जाएगा फाइनली, करो जरा कैलकुलेट। ये आ जाएगा 30 और 11 मल्टीप्लाई करोगे तो 11 और 10 से इसके कर दिया 30 हो गया, ठीक है ना। तो 11 3 33 आ जाएगा, 330 आ जाएगा। x की वैल्यू आपके सामने निकल के आ गई 330। अब आपको निकालना है y की वैल्यू, ठीक है ना। तो देखिए ये देखिए, इसमें कोई और शॉर्ट नहीं लगा सकते। देखो मैं एक तो आपको पहली बात तो सिखाना है, इसलिए थोड़ा सा टाइम जा रहा है, अदरवाइज ये वाला काम आप लोग मिनटों सेकंडों में कर सकते हो, ठीक है। अब देखो इसको जरा करो, क्यूब रूट निकालो इनका। तो देखो y कैसे निकलेगा, y में निकालता हूं, आवाज पे ज्यादा ध्यान दिया करो क्योंकि लिखने में इधर उधर चीजें हो जा रही हैं। तो देखो यहाँ पे दे रखा है 99 इंटू 363, एक साथ ले लिया, और यहाँ पे क्यूब रूट है, ये बात आपको समझ आ गई। अब अगर आप ध्यान से देखो तो हमें चाहिए होता क्यूब रूट निकालने के लिए अंदर 3 3 का अगर पेयर मिल जाए तो वो रूट से बाहर आ जाता है, ठीक है ना।
तो यहाँ पे जरा देखो, इसमें भी 11 छिपा हुआ है, इसमें भी 11 छिपा हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी 11 के डिविजिबिलिटी रूल लग रहा है सेकंड वाले पे यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 11 इंटू 9, 11 नंबर 99 हो गया, इंटू इसको मैं अगर 11 से डिवाइड करूं तो कितना आ जाएगा, 11 इंटू 11 तिया 33, 11 तिया 33, इतना आ जाएगा, 33 बार में कट जाएगा। आगे फिर एक बार मैं बनाता हूं, तो देखिए 11 और ये वाला 11 इसके पास ले आता हूं, 11 और 33 में भी 11 छिपा हुआ है, तो इंटू 11 और 33 को लिख दिया मैंने 11 इंटू 3, ये लिख दिया। और ये जो 9 बचा है, 9 को मैंने लिख दिया 3 इंटू 3, ठीक है ना, 3 इंटू 3 लिख दिया। अब जरा देखो, आपके साथ 3 3 का पेयर मिल गया, 3 बार 11 मिल गया, 3 बार 3 मिल गया, तो क्यूब रूट से यहाँ पे क्यूब रूट लगा है ना, जब बाहर निकालोगे तो एक बार 11 बाहर आ जाएगा और एक बार आपका 3 बाहर आ जाएगा, तो फाइनली कितना आ जाएगा, 33। तो y आपका निकल के आ गया 33 और x आ गया 330, ठीक है ना, यही तो आया है। वेरी नाइस, यहां तक चीजें आप समझ गए होंगे। अब आपसे जो पूछा है वो बता दो, आपसे पूछा है 1/x प्लस 1/y की वैल्यू पूछा है, यहाँ पे रख करके सॉल्व कर दीजिए। तो 1/30 कहाँ पे करूँ इसको सॉल्व, अच्छा एक बार बताओ, यहाँ से मैं इसको रब कर देता हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ तक समझ गए, इसको मैं रब करके थोड़ी स्पेस ले लेता हूँ, क्योंकि मैं पतली ज़्यादा पेन नहीं करना चाह रहा हूँ, क्योंकि दिक्कत होती है आप लोगों को फिर देखने में। देखो 1/x, x की जगह कितना आया 330, प्लस 1/y, y की जगह कितना आया है 33 आया है, ठीक है ना। जब आप इसका एलसीएम लेने की कोशिश करोगे तो देखिए कितना आएगा एलसीएम, जरा बताइए मुझे। इसका जो एलसीएम आपके सामने आ जाएगा वो आ जाएगा 330 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ तो ऊपर 1 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 10 बार चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 11/330, ठीक है ना। अब जब इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे 11 तिया 33, 3 बार में, तो 1/30 आ जाएगा ना, यही तो आया ना, हाँ। तो 1/30 आ गया ना ये, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जब 1/30 आ गया और 1/30 को जब फर्दर आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा बताइए, दशमलव बढ़ा के आपने 0 ले लिया, तो एक तो 0 आएगा, 30 तिहाई 90, तो ये कुल मिलाकर के बी ऑप्शन आ जाएगा आपका, 0.003 आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि 0 लेना पड़ेगा। आप अगर इसको भाग करना चाहोगे तो पहले दशमलव बढ़ाओगे, फिर 0 लोगे, तो ये 100 पहुंच जाएगा, ठीक है ना। जब आपका 100 हो जाएगा तो 30 तिहाई 90, 3 बार में 0 3 में जाएगा, फिर ये चीजें रिपीट होती रहेंगी। तो बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ, क्योंकि आप लोग लाइव नहीं रहते हो, तो मैं चाहता नहीं हूँ कि कुछ भी सिली मिस्टेक भी रहे। हाँ ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका, यही सही है। चलो आगे बढ़ चलें। देखो मैंने टाइम इसलिए लिया कि आप लोगों को ये रूट वगैरह निकालना सिखा दिया, कैसे क्यूब रूट ये रूट निकाला जाता है। मैं आपको ये नहीं किया कि इनको मल्टीप्लाई करके बड़ा सा आप क्यूब रूट निकालने बैठो, इसको पेयरिंग कर लो, आसानी से निकल जाता है। चलो ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं हो रही है ना, हाँ आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, आप जल्दी जल्दी हम थोड़ा कराएंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो खिंच जाएगी अदरवाइज। यहाँ पे कह रहा है कि यदि p की वैल्यू इतना दे रखा है 12.34 इंटू 10⁻10 माइनस दिस, तो p को मानक रूप में निम्न द्वारा व्यक्त कीजिए। सबसे पहले देखिए, मानक रूप में व्यक्त करने का मतलब होता है कि इनको सब्ट्रैक्ट करके आपको 10 की पावर में चीज़ें रखनी है, और दशमलव जो है केवल एक अंक के बाद रखना है, क्योंकि सारे ऑप्शन देखिए एक अंक के बाद दशमलव है, यही होता है मानक रूप, ठीक है। तो यहाँ पे हम चलते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। पहला आपको दे रखा है 12.34 इंटू 10⁻10, ये दे रखा है, इसमें से माइनस करना है आपको इसको। तो देखो मैं क्या करूंगा, ये जो दशमलव है ना, इसको यहाँ खिसका के कर देता हूं, ताकि ये 10 की पावर 10 में चला जाए, 10 की पावर सेम कर लेते हैं। तो माइनस हो जाएगा, दशमलव पहले आ गया, 5 6 7 इंटू 10 की पावर 10 आ गया। अब आगे क्या करेंगे, 10 की पावर 10 को कॉमन ले लेंगे हम, तो 10 की पावर 10 जब कॉमन ले लिया तो अब आ जाएगा 12.34, जीरो लगा लो, माइनस 0.567 आ जाएगा, ठीक है ना। इनको माइनस कर दीजिए। जब आप इनको माइनस करेंगे, जरा ध्यान से देखिए, तो कितना आ जाएगा आपके सामने। इसको जब माइनस करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करके बताओ, 10 में से 7 गया 3, यहाँ बचा कितना 3, 13 में से 6 गया 13 में से 6 गया, 7 6 13 होता है ना, तो 7 आ गया। अब बचा आपके पास 2, तो 12 में से 5 गया 7, और फिर दशमलव, ठीक है, तो यहाँ बच गया आपका 1, और फिर ये वाला 1 बच गया, इतना बच गया, इंटू 10 की पावर कितना बच गया 10। अब देखो मानक रूप के लिए हमें क्या करना होता है, दशमलव केवल एक डिजिट के बाद लगाना होता है, तो यहाँ 2 डिजिट के बाद है, दशमलव उठा के यहाँ करेंगे तो पावर 1 बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो पावर आपकी 1 बढ़ जाएगी, तो ये 11 पावर में चली जाएगी, ये आ जाएगा 1.1773
इंटू 10 की पावर, अरे बाप रे, इंटू 10 की पावर कितना आ जाएगा आपका 11। ये वाला ऑप्शन ढूंढिए, कहीं दे रखा है मानक रूप 1.11 1.173 इंटू 10 की पावर 11, ये दे रखा। दो ऑप्शन सेम कैसे दे रखा है? नहीं ठीक है, ये वाला ए वाला ही बिल्कुल करेक्ट दे रखा है आपको, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ 1.11 दे रखा है, यहाँ 1.7 डायरेक्ट दे रखा है, ठीक है। तो आई होप ये समझ गए होंगे। इसका भी एक बार मैं वेरीफाई कर लेता हूँ आंसर, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही है, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलो आगे बढ़ चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए पेपर डिस्कशन है, ये सारा प्रीवियस ईयर है, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग सकता है आप लोगों को, ठीक है। तो उसके लिए आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। देखो अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसको मैं इंग्लिश वाला हटा करके नीचे थोड़ा सा कर लेता हूँ, स्पेस मिल जाएगा हमें। ये कह रहा है किसी संख्या से -1/4 की पावर -1 को गुणा किया जाए ताकि गुणनफल इतना का व्युत्क्रम हो। ये बात देखो, इतने का व्युत्क्रम प्राप्त हो। सबसे पहले इसका व्युत्क्रम ही निकाल लेते हैं। -7/4 की पावर -1 का जब व्युत्क्रम करोगे तो ये माइनस वाली पावर हट के प्लस बन जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए इसका जो व्युत्क्रम आएगा, आवाज पे ध्यान देना, इसका जो व्युत्क्रम होगा वो होगा -7/4, केवल इतना आ जाएगा। अब माइनस पावर नहीं होगी बल्कि +1 पावर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि देखिए पावर को प्लस करने के लिए हमने एक्सपोनेंट और पावर आपको पढ़ा रखा है, वहां पे जाके सीख लीजिएगा। 1 अपान करोगे तो पावर प्लस हो जाती है, ठीक है ना। तो ये प्लस में बन गया। सबसे पहले हमने व्युत्क्रम ही निकाल लिया। अब कह रहा है कि इसमें को किससे गुणा किया जाए, कह रहा है किसी संख्या से इतने को गुणा किया जाए। हमने मान लिया x से गुणा कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। ये हटा देता हूं, एक सेकेंड, और मैं इसको थोड़ा सा राइट कर लेता हूं। ये यहां पे आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हम मान लिए हैं कि इसको -1/4 की पावर -1 को हम गुणा कर रहे हैं x से, जिससे कि रिजल्ट हमें ये मिल रहा है। किसका? इसका व्युत्क्रम। इसका व्युत्क्रम मैंने यहां पहले लिख दिया, ये हमें रिजल्ट में मिल रहा है। अब कुल मिला के हमें यहां पे चाहिए क्या? केवल x चाहिए, है ना, ठीक है। तो देखो ये माइनस पावर है, इस 4 को अगर हम ऊपर ले जाएं तो पावर प्लस हो जाती है, ठीक है ना। तो इसको मैं लिख सकता हूं -4 केवल। तो अब पावर +1 हो गई इंटू एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? -7/4। ये आ गया, क्योंकि पावर 1 लिखो चाहे मत लिखो बात सेम होती है, ठीक है ना। यहां आ गया, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो हमें चाहिए x, क्योंकि x से ही मल्टीप्लाई हमने किया हुआ है। x निकालना है तो इस -4 को हम क्या करेंगे? नीचे लेके चले जाएंगे, ठीक है। -4 को आप कहां लेके जाओगे? नीचे। तो ये देखो इधर गुणा में इधर नीचे आ जाएगा। तो x बराबर आपका आ जाएगा, देखो पहले तो माइनस से माइनस हटा दो, x बराबर आ जाएगा 7/4 इंटू 4। तो बराबर आ जाएगा 7/4 चौके 16 होता है। तो 7/16 ए ऑप्शन में ही दे रखा है, यही से आपको मल्टीप्लाई करोगे तो ये चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? चलो समझ आ रहा है तो चीजें लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए इसमें और कुछ शॉर्ट नहीं बता सकता, क्योंकि इतना करना ही पड़ेगा ऐसे क्वेश्चनों में, और कोई रास्ता नहीं है। चलो आगे बढ़ चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आई थिंक काफी टाइम हो रहा है अपना। अच्छा यहाँ पे देखिए बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन दे रखा है। यहाँ पे आपको फाइनली क्या करना है? फैक्टराइज करना है, ठीक है ना। कैसे फैक्टराइज करते हैं? कह रहा है यदि इतने को ये लिख सकते हैं p की पावर 2 इंटू क्यू की पावर 5 इंटू आर की पावर 4, जहां p q तथा r क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। तो p + q - 2r का मान आपसे पूछा हुआ है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, मैं आपको बता देता हूं कॉन्सेप्ट कैसे करना होता है ऐसे क्वेश्चन को। तो देखो सबसे पहले आप क्या करोगे? 3 1 3 6 3 1 3 6 3 2, इसको करोगे फैक्टर। सबसे पहले 2 से कट करोगे, 2 1 कम 2 11 आ गया, 2 5 10, ठीक है ना। 2 5 10 हो गया। और उसके बाद आपका आ जाता है 1 बचा 13, 2 6 12, 16, 2 8 16, फिर यहाँ बचा 3, 2 कम 2, 2 6 12। इस तरीके से करते जाओगे, इस तरह से फैक्टर करते जाओगे तो जो 2 है ना ये 5 बार आएगा। इस तरीके से 2 जो है 5 बार आएगा। तो आप ये लिख सकते हो, आपको एक चीज एक फैक्टर मिलेगा 2 की पावर 5, ठीक है, ये मिलेगा। उसके बाद आपके पास जो 3 आएगा ना, क्योंकि देखिए अगर मैं फैक्टर करता रहूंगा तो आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा, ठीक है, क्योंकि ये बच्चों वाली चीज़ें हैं। तो मैं आप लोगों को कैलकुलेट करके ही बता देता हूं। जो 3 आएगा, 3 जो आपका आएगा 4 बार आएगा, तो 3 की पावर कितना आएगा? 4 आ जाएगा। और जो आपका 5 आएगा वो मैं बता देता हूँ, मैंने कैलकुलेट करके रख रखा है। 3 आ गया ना, 3 4 बार आ गया आपका। उसके बाद आपका 11 आएगा, आगे की चीज़ें 11 से डिविजिबल होंगी 2 बार में, तो 11 की पावर 2 आएगा, ठीक है ना।
ये चीज़ें आपकी फैक्टर आएंगी। आप करना चाहें तो इस तरह से मैंने दिखा दिया, एक एक करके ऐसे लंबा सा आप फैक्टर करके चीज़ें निकाल सकते हैं, ठीक है ना। आप देखिए अब क्या करेंगे, ये कह रहा है हमारा तो इतना फैक्टर आया, पर इसके अकॉर्डिंग कह रहा है कि p की पावर 2 इंटू क्यू की पावर 5 इंटू आर की पावर 4 आएगा। तो अब इसको तुलना करके दोनों साइड से p क्यू आर की वैल्यू निकाल लो। p कितना आएगा आपका, पावर 2 वाला कितना है, पावर 2 वाला ये रहा, तो ये 11 आएगा, तो p की वैल्यू आपके पास 11 आ गई। पावर से चेक करना है, यहाँ 5 की पावर है, यहाँ 5 की पावर 2 पे है, तो q की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो q आपके पास 2 आ जाएगा। r जो है 4 पावर वाला है, तो 4 पावर वाला कौन है, 3 है, तो r आपका निकल करके आ जाएगा 3। तो p q r पता चल गया। अब यहाँ पे रख करके सॉल्यूशन कर दीजिए। तो p प्लस क्यू पहले करना है, तो कितना है 11 प्लस 2 13 हो जाएगा। 13 में से 6 माइनस करना है आपको, क्योंकि इसका 2r है, तो देखिए 13 माइनस 2r, r है 3, तो 3 दूनी 6 माइनस कीजिए तो 7 आ जाएगा। तो 7 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि बी ऑप्शन पे दे रखा है आपको, ठीक है ना। ये रब कर देता हूँ, ये रहा 7 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए यहाँ तक। तो ये फैक्टर आप लोग कर लीजिएगा, अगर कोई डाउट भी आता है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं पूरा फैक्टर करके दिखा दूंगा। आगे बढ़ चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए मैंने आप लोगों को पाई चार्ट का पूरा कॉन्सेप्ट सिखा रखा है, ये पाई चार्ट से क्वेश्चन है। थोड़ा सा और ऊपर करूं मैं। यहां आपसे पूछ रहा है, कह रहा है कि सुनीता द्वारा प्री बोर्ड परीक्षा में प्राप्तांक नीचे दिए गए हैं। सुनीता जो है प्री बोर्ड का एग्जाम दी है, 5 सब्जेक्ट हैं जिसके प्राप्तांक यहाँ पे दे रखा है। 72 नंबर है, 84 नंबर है, 96 नंबर है, 80 और 68 नंबर है, ठीक है ना। ये दे रखा है। आपसे आगे क्या पूछ रखा है उसको देख लेते हैं। आगे कह रहा है कि यदि उपर्युक्त आंकड़ों का एक पाई चार्ट बनाया जाता है तो सुनीता द्वारा गणित में प्राप्त अंकों को दर्शाने वाले त्रिज्यखंड का कोण कितना होगा, ये आपसे पूछा है, ठीक है ना। तो देखो जरा ध्यान से देखो, पाई चार्ट का मतलब होता है इस तरह से एक चार्ट बनाया जाता है सर्कुलर, ठीक है ना। ये आपको मैंने पाई स्पेशल क्लास लेकर के मैथ के जो प्लेलिस्ट है उसमें पढ़ा रखा है अच्छे से, ठीक है ना। देखिए पाई चार्ट में जो टोटल एंगल होता है 360 होता है, तो टोटल नंबर जो होगा वो 360 के बराबर होगा। टोटल नंबर इनको जरा जोड़ो, 8 6 14, 14 4 18, 2 20 की 0 कैरी लगा 2, 6 2 8 8 16, 16 4 20 5 25, 25 और 8 कितना हो जाता है 25, 5 3 3 33 और 33 7 40, तो ये 400 आ जाएगा। तो टोटल जो नंबर है 400 होता है, और पाई चार्ट में जो टोटल एंगल होता है 360, इसका मतलब 400 नंबर 360 डिग्री के बराबर है, ठीक है ना। जब 400 नंबर आपका 360 डिग्री के बराबर है तो 0 से 0 हमने काट दिया, 40 नंबर आपका 36 डिग्री के बराबर है, ठीक है ना। या एक नंबर किसके बराबर हो जाएगा, तब आप कहोगे कि 36/40 डिग्री के, इतना आ जाएगा ना। अब आपसे किसका पूछा है उसने कोण, उसने आपसे गणित वाले का कोण पूछा है। गणित में उसने पाया 96 नंबर, तो कोण कितना हो जाएगा, यहाँ पे इधर भी 96 से मल्टीप्लाई कर दो और इधर भी 96 से मल्टीप्लाई कर दो। जब आप यहाँ तक कर चुके होंगे तो अब इसको जरा आप कट करो, तो इसको 8 से कट करते हैं, तो 8 से 25 40 और 8 बरहियम 96 होता है, ठीक है ना, इतना आ गया। अब 5 से इसको कट करें जरा, 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, आपका बच गया 2, दशमलव बढ़ा के 0 ले लिया, 5 चौके 20, ठीक है ना, ये आ गया 2.4। अब 36 को आप 2.4 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा देखिए 36 गुणा 2.4, तो 4 6 24 के 0, सॉरी 4 6 24 के 4 कैरी लगा 2, 4 3 12 2 14, इतना आ जाएगा। 2 6 12 के 2 कैरी लगा 1, और 2 3 6 1 7, ये आ जाएगा आपका, ठीक है ना। तो ये 4 आ जाएगा, 4 और 2 6 हो जाएगा, 7 और 1 8 आ जाएगा। एक अंक पे दशमलव लगा दिया, तो जो आपका कोण बनेगा वो बनेगा 86.4 डिग्री का। 86.4 डिग्री देख लीजिए कहाँ दे रखा है, ये दे रखा है 86.4 डिग्री, सी ऑप्शन दे रखा है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इन सारे क्वेश्चन की आप लोग एक बार और प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि आपको कोई डाउट ना रह जाए। हमने 50 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया, नंबर 50 तक। आगे देख लेते हैं। देखिए इसमें जो पेपर 2 का मैथ आता है थोड़ा कैलकुलेटिव होता है। आई थिंक जो टाइम है काफ़ी हो चुका है, तो मैं चाह रहा हूँ कि 1-2 क्वेश्चन और डिस्कस करके, देखिए मैं इसमें सब में हिंट दे देता हूँ, आप लोग इनको कर लेना, ठीक है ना। इस वाले क्वेश्चन में कह रहा है किसी लंबवृत्तीय बेलन की लंबाई, हाइट h की वैल्यू दे रखा है 1.2 मीटर में दे रखा है, ये ध्यान देखो, यह मीटर दे रखा है, कह रहा है, और इसका आयतन दे रखा है 4620 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है।
तो सबसे पहला काम करना, लंबाई को मीटर में बदल लेना। तो 1.2 को जब आप मीटर में करोगे, सॉरी सेंटीमीटर में करोगे, तो ये 120 सेंटीमीटर आ जाएगा, 100 से गुणा हो जाएगा ना, तो 120 सेंटीमीटर निकल के आ गया, ये हाइट हो गई। और आपको आयतन दे रखा है इतना, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो बेलन का जो आयतन होता है वो कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो आपको इसने ऑलरेडी दे रखा है पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू दे रखा है कितना, 4620, इतना दे रखा है ना। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, एच की वैल्यू उठा करके यहाँ रख दो, तो पाई की वैल्यू ऑलरेडी उसने दे रखा है, तो 22/7 ये रखोगे इंटू आर स्क्वायर इंटू एच की वैल्यू रख दोगे कितना, 120 सेंटीमीटर, ये 4620 आ जाएगा। यहाँ से आप आर कैलकुलेट कर लोगे। अब जब आर आपका कैलकुलेट हो जाएगा, फिर उसने वक्र पृष्ठ पूछा है, 2 पाई आर एच पूछा है, 2 पाई आर एच पूछा है, यहाँ पे आप वैल्यू उठा करके रख देना, 2 गुणा 22/7, ठीक है, इंटू आर जो यहाँ से निकल करके आएगा। मैं आपको आर बता भी देता हूँ कितना आएगा, मैंने इन क्वेश्चंस को पहले से रखा हुआ है। तो यहाँ पे जो आर आएगा आप 7/2 आएगा, आर की वैल्यू 7/2 आएगी, 2 पाई आर, और एच की वैल्यू 120। अब इसको आप कैलकुलेट करना, ये जब आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आना चाहिए, 284, नहीं, इसका जो आंसर आएगा उसको चेक कर लीजिएगा आप लोग एक बार कितना आया है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे मैं ज़्यादा आप टाइम नहीं लेना चाह रहा हूँ आपका, मैंने यहाँ कैलकुलेशन करी तो थी, या आप इसको कैलकुलेट कर लेना, 2640 आएगा इसका आंसर, ठीक है ना। आप इसको जब कैलकुलेट करोगे, देखो 7 से 7 कट गया, अब मैं कर ही देता हूँ, 7 से 7 काट दोगे, यहाँ से 2 से इसको काटोगे, एक सेकेंड, ठीक है, जब आप 2 से काटोगे तो ये 11 में जाएगा, तो फिर 11 दूनी 22 आ जाएगा, ये 22 आ गया, और 12 में 120 में जब मल्टीप्लाई करोगे 22 इंटू 120, तो ये आप करके आपके कितना आ जाएगा, 2640, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे आर कैलकुलेट कर लेना आप, आर जो आएगा 7/2 आएगा, मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है ना, ये समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं, 1-2 क्वेश्चन और है, फटाफट से आपको उसको डिस्कशन करा देता हूँ। लगभग मैं 20 क्वेश्चन सोचा था, लेकिन टाइम ज़्यादा जा रहा है। अच्छा देखिए, ये क्वेश्चन है आपका यूलर्स फार्मूला बेस्ड, इसको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, हर पेपर में आता है, ठीक है। यहाँ कह रहा है यदि एफ, वी और ई क्रमशः किसी त्रिभुजाकार प्रिज्म के फलकों, शीर्षों और किनारों की संख्या है। एक त्रिभुजाकार प्रिज्म है, तो देखिए आप लोग अगर कॉन्सेप्ट की क्लास नहीं देखे तो उसमें मैंने सब कुछ सिखा रखा है, आप जाके देख सकते हैं। एक देखो त्रिभुज मैंने नीचे बना दिया, एक त्रिभुज ऐसे ही सेम ऊपर बनाओ, और इसको आपस में जब मिला दिया जाता है, इस कोने को इससे मिला दो, इस कोने से इससे मिला दो, इस वाले कोने को इससे मिला दो, तो ये जो शेप बन के आता है इसे ही बोलते हैं प्रिज्म, ठीक है ना। तो आपसे पहला पूछा फलक, तो एफ की वैल्यू कितना आ जाएगी बताओ। जो फलकों की संख्या आ जाती है, देखो एक फलक ऊपर आएगा, एक नीचे आएगा, और 1 2 3 यहाँ आएंगे, तो 3 और 2 5, फलक की संख्या आपकी 5 आ जाएगी। और वर्टेक्स कितना आएगा, जहाँ 2 भुजाएं मिलती हैं, तो 1 यहाँ 2 3, 3 वर्टेक्स नीचे और 3 ही वर्टेक्स आपके नीचे मिल जाएंगे, 3 ऊपर, तो 6 वर्टेक्स की संख्या हो गई। उसके बाद एज की संख्या कितनी आ जाएगी, देखिए 1 2 3 ऊपर, 3 नीचे, 3 3 6 और 3 आजू बाजू, 6 3 9, तो एज की संख्या 9 आ जाएगी। अब आपसे पूछ रहा है कि इन सारे ऑप्शन में से कौन सा सत्य है। अब एफ, वी, ई की वैल्यू इन सारे ऑप्शन में रख के आपको चेक करना है कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका बी ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पे आप रख के देख लो, 2 गुणा एफ की जगह 5 रख दो, प्लस 3 गुणा वी की जगह 6 रख दो, माइनस 2 गुणा 9 रख दो, ये देखिए 10 आ रहा है क्या, तो आप 6 गुणा 3, 6 3 18, 9 दूनी 18, ये कट गया, 5 दूनी 10, तो 10 बराबर 10, तो यही जो है सेटिस्फाई होगा, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूलर्स फार्मूला आप लोगों को मैंने बता रखा, v प्लस एफ बराबर होता है e प्लस 2, जहां पे v वर्टेक्स होता है, कोनों की संख्या होती है, f फलक होता है, e एज होता है। ये चीजें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना, यहां से बार बार सीटेड क्वेश्चन पूछता है। अच्छा, अगला क्वेश्चन भी आप लोगों के साथ मैं डिस्कस कर ही देता हूं, थोड़ा सा आप लोग कंप्रोमाइज कीजिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है एक रेखा AB पर एक बिंदु P स्थित है, एक रेखा AB है जिसपे P बिंदु स्थित है तथा PQ एक किरण बनाते हैं, ये आ गया। चलो एक हमने यहाँ पे एक रेखा बना दिया, AB हो गया, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। इस पे कह रहा है एक बिंदु P है, हमने यहाँ पे P बिंदु ले लिया। आगे क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है कि PQ एक किरण बनाती है, तो P से Q इस तरह से एक किरण खींच दिया, ये Q आ गई। कह रहा है कि QPA एक एंगल का मान 7x दे रखा है, QPA
ये कोण दे रखा है 7x आपको, और क्या कह रहा है, एंगल QPB दे रखा है 5x, QPB ये वाला कोण दे रखा है 5x। तो आपसे 8x माइनस 10 डिग्री का मान पूछ रखा है। तो x कैसे निकलेगा, आप लोगों को मैंने बताया था एक ही रेखा पे बढ़ने वाले कोणों का योग जो होता है 180 होता है लीनियर पेयर से। तो इसका मतलब 7x प्लस 5x मिला करके 180 बनाएंगे। तो 7x प्लस 5x बराबर 180 डिग्री। तो 12x की वैल्यू आपके पास 180 आ जाएगा। तो x आप निकालोगे कितना आ जाएगा बताइए, 12 से इसको x बराबर आ जाएगा 180 बटा 12। तो इसको काटोगे तो 12 एक कम 12, एक बार 60, तो 12 पचे 60। तो x की वैल्यू जो निकल के आ गई आपके सामने कितनी आ गई, 15 आ गई। अब यहाँ पे इसने यही पूछा है 15 गुणा 8 कर दीजिए माइनस 10 डिग्री। तो 15 गुणा 8 माइनस 10 डिग्री, 15 अट्ठे कितना होता है, 8 पचे 40, 0 कैरी लगा 4, 8 एकम 8, 4 12, 120 माइनस 10 डिग्री। तो 110 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, कहाँ दे रखा है, बी ऑप्शन, यही आपका आंसर हो जाएगा। आसान था ये क्वेश्चन, आप लोग भी कर सकते थे। ठीक है, आगे बढ़ चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ये इस पे भी मैं आपको लोगों को एक तरह से समझ लो हिंट ही दूंगा, क्योंकि टाइम आपका अदरवाइज ज़्यादा चला जाएगा। कह रहा है त्रिभुज, किसी त्रिभुज PQR की भुजा PQ पर S किसी बिंदु, देखिए एक काम करो आप लोग, अगर आप लोग कमेंट करोगे कि हाँ सर आप पूरी पेपर को सॉल्व करो, 20 के 20 क्वेश्चन सॉल्व कराओ, चाहे टाइम थोड़ा ज़्यादा चला जाए, तो मैं आप लोगों को पूरे क्वेश्चंस करा दिया करूंगा आगे से, क्योंकि अभी इसके बाद 18 क्लासेस बचेंगी। क्योंकि देखिए 20 क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कस करना, अच्छे से समझाने में टाइम थोड़ा सा जाता ही है। ठीक है ना, तो इसलिए थोड़ा टाइम लग ही जाता है। अगर आप लोग इस चीज़ को समर्थन करोगे कि हाँ सर हम पूरी वीडियो देखेंगे, आप बड़ी वीडियो बना लो कोई बात नहीं, तो मैं आप लोगों को 1-1 घंटा की वीडियो बना के सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, चलो कह रहे त्रिभुज PQR की भुजा PQ पर S बिंदु इस प्रकार स्थित है कि RS बराबर PS बराबर QS। तो यदि एंगल इतने की वैल्यू 15 है तो ये आपसे मान पूछा है। ठीक है, देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे किया जाता है, सबसे पहले आपको ज़रूरत होती है यहाँ पे एक त्रिभुज बनाने की। त्रिभुज आपका बन गया PQR, ये आपका एक त्रिभुज बन गया, जिसमें आपसे वो कह रहा है कि PQ पर एक बिंदु S है PQ। तो छोड़ो, इसको नाम जो है नीचे की तरफ लिखेंगे ताकि आप लोगों को और आसान रखे। ठीक है ना, ये रहा आपका PQR। PQ पे एक बिंदु S लिया है उसने, तो हमने ले लिया यहाँ पे S बिंदु। आगे क्या कहलवाना चाह रहा है, इस प्रकार है कि RS, तो R को S से मिला दिया। इस प्रकार है कि RS बराबर PS बराबर QS, तो ये वाली साइड इसके बराबर है और ये तीनों साइड आपस में बराबर हैं, ये कहना चाह रहा है। ठीक है, कर दिया हमने। अब कह रहा है कि QPR की वैल्यू 15 है। QPR मतलब ये कोण दे रखा है 15 डिग्री। ठीक है ना, ये कोण 15 डिग्री दे रखा है, तो आपसे ट्वाइस आप PQR माइनस एंगल PRQ की वैल्यू पूछ रखा है। ठीक है ना, तो जरा ये बताओ PQR हमें निकालना है, PQR ये वाला कोण पाना है, कितना है, इसके डबल में से माइनस करना है PRQ, ये पूरे कोण में से माइनस करना है, इतना माइनस करना है। ठीक है ना, देखिए ये 15 है तो ये भी 15 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि देखिए इक्वल साइड्स के अपोजिट भुजाएं जो होती है बराबर होती है। सॉरी, मैं थोड़ा सा पानी पी लूं, ज़्यादा स्पीड तो नहीं हो रहा। प्लीज़ कमेंट करके जरूर सलाह दीजिएगा कि सर आराम आराम से टाइम लेकर के पढ़ाओ, ताकि मैं आप लोगों को सारे 20 के 20 क्वेश्चन न्यूमेरिकल वाले 20 पेपर सेट में सॉल्व करा सकूँ। ठीक है, अच्छा जरा ध्यान से देखो यहाँ पे, ये 15 30 ये हो गए, तो ये बचा हुआ कोण कितना हुआ, एंगल सम प्रॉपर्टी से 150 हो गया, हो जाएगा ना, क्योंकि 150 प्लस 30 180 होना चाहिए त्रिभुजों के कोणों का योग, 150 हो गया। अब ये वाला कोण लीनियर पेयर से कितना हो जाएगा आपका, 150 में से 30 माइनस, सॉरी इन पूरे का योग 180 होता है, तो 30 इसको ले लेंगे तो ये 180 बन जाएगा, ये 30 हो गया। अब मुझे ये बताओ, ये कोण और ये कोण बराबर होंगे, क्यों, क्योंकि ये दोनों भुजा आमने सामने की बराबर है। तो इस वाले त्रिभुज में इन कोणों का मान कितना होगा, ये 30 अकेला हो गया, तो इन दोनों को मिला करके आपके पास 150 होने चाहिए। तो दो बराबर नंबर जिनका सम 150 हो, तो आप कहोगे कि सर 75 ले लो, ये भी 75 आ जाएगा और ये भी 75 आ जाएगा। तो ये कोण आपको मिल गया कितना, 75, और ये आपका मिल गया कितना, 75, ये 75 हो गया। तो पूरा कोण ये बताओ PQR कितना मिल गया आपको, 75, तो 75 और इंटू 2 ये रहा, माइनस कितना करवा रहा है आपसे, PRQ की वैल्यू, PRQ ये पूरा बताओ कितना है, 75 प्लस 15,
75 और 15 कितना हो गया, 75 5 80 10 90, तो ये आ जाएगा आपका 90 डिग्री। तो 75 का डबल 150 होता है, माइनस कर दो 90, तो 150 में से 90 माइनस जब आप करोगे कितना आ जाएगा बताओ, 50 चला गया तो बचा 100, 40 और कर दिया तो 60, 60 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ चलते हैं। अब आपके फीडबैक पे चीज़ें डिपेंड करेंगी कि आप चाहते हैं, देखिए क्योंकि इसमें भी अभी मैं आपको अच्छे से कराऊंगा, थोड़ा सा टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, बड़े बड़े क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क मैं देता हूं, आप लोग कर लीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइए कि सर हमें 20 के 20 क्वेश्चन कराइए, चाहे थोड़ा टाइम ज़्यादा चले जाए, आराम आराम से कराइए, चाहे वीडियो बड़ी हो जाए। आप लोग पूरा देखेंगे तो मैं आपको 20 के 20 क्वेश्चन कराऊंगा, थोड़ा टाइम लेके कराऊंगा, चाहे वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग क्यों ना हो जाए, ठीक है ना। तो ये चीज़ का आपको ध्यान देना है। तो ये क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा। आगे मैं क्वेश्चन दिखा, मैंने पूरा क्वेश्चन लेके आया था, यहाँ पे भी देखिए इसका आंसर मैं बता देता हूँ, -9 आएगा, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये वाला भी क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें कितना आया था आंसर मुझे याद नहीं है, सॉल्व करने पड़ेंगे, ठीक है ना। और एक देखिए ये क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। ये देखिए डिविजिबिलिटी से है, जो 2 से भी कट जाए, 3 से भी कट जाए, 11 से भी कट जाए, तो ऐसे ऑप्शन आपको पकड़ने हैं। उसके बाद आपके सामने ये क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ से देखिए इन दोनों को सॉल्व करके एक्स निकाल लीजिएगा और इसमें जिसको सेटिस्फाई करेगा वो आंसर हो जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ये टोटल 20 क्वेश्चन थे, जिसमें से लगभग हम लोगों ने 15-16 क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस कर लिया है। और प्लीज़ आप लोग अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि हाँ सर टाइम ले लो, चाहे पूरा करा दो, ठीक है। क्योंकि मैं आप लोगों को 20 पेपर सेट कराऊंगा, 2018 से लेकर के 24 के बीच के सारे पेपर होंगे, ठीक है। और उसमें मेरी पूरी कोशिश यही रहेगी कि डिटेल में चीज़ें सॉल्व करूँ, 20 के 20 न्यूमेरिकल वाले कराऊं। तो अब अगर आप लोग कहोगे कि हाँ सर हम पूरे देखेंगे, तो देखिए शर्माइएगा मत, चाहे आप लोग कहीं कमेंट नहीं भी करते हैं तब भी आप प्लीज़ मेरे कहने पे कमेंट जरूर दीजिएगा फीडबैक कि हाँ सर पूरा कराओ, ठीक है ना। तो मैं आप लोगों को पूरा डिस्कस कराऊंगा। तो आज की क्लास को यहीं तक रखता हूं और आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा। मैं और फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, जय हिंद।